हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग इम्पोर्टेंट आसाम हिस्ट्री का पार्ट 4 करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। आज हम लोग जो देखेंगे वो है सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ द स्टडी जिनसे हम लोग आसाम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, ए सोर्स प्रोवाइड, सबसे पहले एक सोर्स क्या होता है। ए सोर्स प्रोवाइड्स आज इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री का जो सोर्स हम लोग का इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वही होता है एक सोर्स। आसाम हिस्ट्री हैव बीन डिराइव फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, और आसाम हिस्ट्री हम लोग दूसरे सोर्स से डिराइव करते हैं। उससे हम लोग जैसे कि योगिनी तंत्र हो गया, बुक्स हो गए योगिनी तंत्र, फिर दूसरे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सब है जिनसे हम लोग को पता चलता है। हम लोग आसाम हिस्ट्री का स्टडी कर सकते हैं। अहोम किंगडम ऑफ मिडाइवल आसाम मेंटेन क्रोनिकल्स। अहोम किंगडम में एक बुरंजीज नाम का क्रोनिकल्स मेंटेन किया जाता था, जो अहोम या फिर आसामीज लैंग्वेज में लिखा जाता था। एग्जाम्पल, जैसे कि इन सब का स्टडी का जो हम लोग का मल्टीपल सोर्सेस है, इनका कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। जैसे ए कॉर्पस ऑफ कामरूपा इंस्क्रिप्शन ऑन ए रॉक, कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस है। रॉयल ग्रांट्स होते हैं जो राजा लोग देते थे। कॉइन्स से हम लोग, कॉइन्स को पढ़ने से, कॉइन्स का स्टडी से हम लोग को पता चलता है कि क्या रहा होगा। फिर कॉइन्स के बारे में और बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग का जानना है। एंड लिटरेरी सोर्स लाइक महाभारत, योगिनी तंत्र, फिर कालिका पुराण, ये सब हमसे हम लोग आसाम हिस्ट्री का जो स्टडी हुआ है, जो आज हम लोग को आसाम हिस्ट्री पता है, इन सब से स्टडी किया गया है। फिर हम लोग का जो ये सोर्स है, जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसके लिए दो सोर्सेस है। ये एक प्राइमरी सोर्सेस होता है और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेस होता है। जो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं वो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल रिमेन्स। जैसे एग्जांपल हम लोग का एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स है, मटेरियल रिमेन्स है। जैसे मटेरियल रिमेन्स में आर्किटेक्चरल, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी होता है, आर्किटेक्चरल रिमेन्स भी है, बेल मेटल, कैनॉन्स एंड कॉइन्स, ये सब है प्राइमरी सोर्सेस। एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स, फिर मतलब इन सबसे ज़्यादा कुछ पता चल जाता है जी, इन सबको पढ़ने से, स्टडी करने से, इसलिए इनका प्राइमरी सोर्सेज रखा गया है। फिर सेकेंडरी सोर्सेज में रखा गया है कि बुक्स एंड जर्नल से पता चलता है टू गेट ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है सेकेंडरी सोर्सेज से। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या है। मटेरियल रिमेन्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। ऑल एंशियंट रिमेन्स ऑफ द पास्ट इंक्लूडिंग रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं उन वो सब से, और फिर एंशियंट रिमेन्स से आर मटेरियल इन नेचर। ये जो ऑल एंशियंट रिमेन्स ऑफ द पास्ट और इंक्लूडिंग दिस रिटन आर मटेरियल इन नेचर। जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइनेज हो गया, कॉइन्स हो गए, फिर सील्स हो गए। कॉइनेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये सब मटेरियल इन नेचर है, मतलब इन लोगों का फिजिकल स्टडी होता है। जैसे कि इन लोग कैसे जैसे इन सब से, ये सब फिजिकल स्टडीज़ का हेल्प करता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि वो लोग अपना दिन में क्या क्या, अपने टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे। इन सब सोर्सेस से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ये सब आ जाता है मटेरियल रिमेन्स के लिए। फिर टेम्पल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। टेम्पल्स को देख के भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होता है, इनकी सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़ उस जगह का कैसा होता था। तो हम लोग का आसाम के पीपल को का जो एक्टिविटीज़ होता था, सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो टेम्पल से बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। कौन से राजा ने कैसा टेम्पल बनाया, उस टाइम में, उस राजा के टाइम में कैसा टेम्पल्स हुआ करता था। उसमें कभी कभार तो किसी टेम्पल में तो लिखा भी रहता है कि ये ऐसा हुआ था, उस जगह में ऐसा चलता था। द रूलर्स ऑफ एंशियंट आसाम बिल्ट मेनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। और हम लोग के जो एंशियंट आसाम के जो रूलर्स थे, वो लोग जो टेम्पल्स बनाते थे अपने गॉड्स और गॉडेसेस को डेडिकेट करके बनाते थे बहुत सारा टेम्पल्स। Epigraphic sources recorded that earliest architectural activities of Assam belong to the time of सुरेंद्र बर्मन। और एपिग्राफिक सोर्स से हम लोग को ये पता चलता है कि आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज ऑफ आसाम बिलोंग टू द टाइम ऑफ सुरेंद्र बर्मन के टाइम से आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज चल रहा है आसाम में। द उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ सुरेंद्र बर्मन records cave temple dedicated to Lord बलाभद्र स्वामी। तो बलाभद्र स्वामी के बारे में
उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन में सुरेंद्र बर्मन के टाइम में जो हुआ था वो उसमें दर्शाया गया है। सुरेंद्र बर्मन ने सोचा था कि जो उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन है उसको नीलाचल में करने का, पर बाद में कुछ हुआ था तो उन्होंने चेंज कर लिया, तो उसमें उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन उसके बाद जो हुआ था उसमें लॉर्ड बलभद्र स्वामी का बारे में जिक्र किया गया है। The earliest evidence of architecture in Assam dates back to the Gupta period during the rule of Burman dynasty in Kamrup। तो जो सबसे बहुत पुराने जो आर्किटेक्चर के एविडेंस है वो गुप्ता पीरियड के टाइम से बिलोंग करते हैं, ड्यूरिंग द रूल ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के समय, जब से बर्मन डायनेस्टी है तब से ये हुआ है। बर्मन डायनेस्टी के बारे में बहुत लंबा एक स्टडी है, वो बाद में हम लोग करते हैं। इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है बहुत ज़्यादा, ये बाद में पढ़ेंगे कामरूपा का। फिर है दा पर्वतीय। ये दा पर्वतीय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एंशियंट विलेज नियर तेजपुर हैज़ रूइंस ऑफ 2 एंशियंट टेम्पल्स। 2 एंशियंट टेम्पल्स इसमें मिलते हैं दा पर्वतीय में, वन बिलोंगिंग टू 5th और 6th सेंचुरी, ऑन व्हिच अनदर टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अहोम रूल। और दूसरा और एक टेम्पल है जो अहोम रूल के समय कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये दा पर्वतीय के बारे में बात हो रहा है। ये जो विलेज है, एंशियंट विलेज है तेजपुर में। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम लोग अभी कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टडीज़ में। आज जो हम लोग को पता है, ये जो हिस्ट्री हम लोग का आसाम के बारे में पता है, इसमें कुछ ना कुछ कॉइन्स का भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुआ था, उससे पता चलता है। सम हिस्ट्रियंस बिलीव दैट द अर्लीस्ट होम कॉइन्स वेर इशूड बाय किंग सुतिनफा, और उनका नाम क्या है? जयध्वज सिंह। जयध्वज सिंह, ये याद रखना है कि किंग सुतिनफा का नाम क्या है? जयध्वज सिंह। एडीआरई में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता, मतलब ये 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन रहता ही है। जिनका हिंदू नेम और ये जो उनका जो अहोम नेम है, अहोम किंगडम का जो खुद का नेम है वो, और उनका हिंदू नेम क्या था, वो जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 20th अहोम किंग थे जो 1648 में ये जो कॉइन्स वो इशू किया था। 1648 में कॉइन्स इशू किया था, और इनका रेन भी 1648 से लेके 1663 तक था। फिर ये किंग सुतिनफा जो है, इन्होंने अर्लीस्ट कॉइन माना जाता है कि इशू किया था। 20th अहोम किंग है, ये आप लोग याद रखना। उनका और एक नाम है जयध्वज सिंह। कॉइनेज ऑफ बर्मन डायनेस्टी। अभी बर्मन डायनेस्टी के कॉइनेज कैसे हुआ करता था। इन अर्ली 1972 नॉट लेस देन 30 गोल्ड कॉइन्स वेयर डिस्कवर्ड एट पागलाटेक नियर ग्वालपारा, आसाम। पगलाटेक नाम का एक जगह है ग्वालपारा में, वहाँ से तकरीबन 31 गोल्ड कॉइन्स डिस्कवर किया गया है, क्योंकि वो पहले से था तो डिस्कवर किया गया है, निकाला गया, खोजा गया है 1972, जिसको फिर बाद में स्टडी किया गया था। कॉइनेज ऑफ म्लेक्चा डायनेस्टी। म्लेक्चा डायनेस्टी का और एक है जो जिसका दूसरा नाम है सोलस्तंभ डायनेस्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी है, इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को। तो उनका कॉइनेज कैसा होता था देख लेते हैं एक बार। Copper coinage was introduced in the Pragjyotisha Kamrupa kingdom by some of the Mleccha rulers। तो क्या कॉपर कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इनके टाइम में इन द प्रागज्योतिषा कामरूपा किंगडम बाय सम ऑफ द म्लेक्चा रूलर्स। वो म्लेक्चा रूलर्स लोगों ने ये कॉपर कॉइन्स का वो दिया था। सम हिस्ट्रियन बिलीव दैट कॉइन्स, अर्लीस्ट कॉइन जो था वो इधर लिखा हुआ है, अर्लीस्ट कॉइन्स वो अहोम किंग का था, मतलब किंग सुतिनफा जयध्वज सिंह। और ये कॉपर का जो बात है ये म्लेक्चा डायनेस्टी में लिखा गया कि कॉपर कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रागज्योतिषा कामरूपा किंगडम बाय सम ऑफ द म्लेक्चा रूलर्स। इन 1977 में ए ग्रुप ऑफ 33 कॉपर कॉइन वाज डिस्कवर्ड एट धुला पादुंगा टी एस्टेट। धुला पादुंगा टी एस्टेट में 33 कॉपर कॉइन्स डिस्कवर किया गया था 1977 में। तो ये आप लोग को एग्जैक्टली ऐसा डाटा नहीं पूछा जाएगा कि 33 हुआ था, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोग बस कब हुआ था 1977 को, अच्छा, और धुला पादुंगा टी एस्टेट में डिस्कवर किया गया था, इतना याद रखने से हो जाएगा। और कॉपर कॉइनेज का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, ये म्लेक्चा डायनेस्टी में हुआ था, ये भी याद रखने से हो जाएगा। कितने रूलर्स ने किया था कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस इतना है कि म्लेक्चा रूलर्स ने कॉपर कॉइनेज का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद, जय आशा।